नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपी बाय आंचल पे। बेटा आज का ये वीडियो मैं जिन बच्चों का ऐप पर कोर्स समाप्त हो चुका है, जिन बच्चों ने अब 1 साल तक पढ़ लिया है, उन बच्चों के लिए रिवीजन क्लासेस शुरू की गई है। तो आप लोगों ने सारा पढ़ा हुआ है, अब आपको केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए। यूँ तो एप्लीकेशन पे भी आपने खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, तो अब जो क्वेश्चन मैंने लगाए हैं बेटा वो बिल्कुल आपके ना नियोस 506 से पहले मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि पहला मॉड्यूल हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का रहेगा। तो इस वाले मॉड्यूल के अंदर मैंने 506 का पहला वाला ब्लॉक का पहला वाला यूनिट लिया है, और यहाँ पर खास जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, अपने हाथों से बनाए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को लेकर है। ध्यान रहे आप लोगों को यहाँ पे किन किन बातों में हिंदी वाली किताब में मिसिंग मिलेगा। तो जब भी आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, आप लोगों को बहुत सारी चीजों को करेक्शन में भी देखना होगा। बेटा यहाँ पर मैं आप लोगों को नियोस 506 में जो हमारा पहला ब्लॉक है, उसका पहला यूनिट है, इसमें से मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पे दे रखा है कि आपकी एक अवस्था जो सबसे पहली है वो शैशवावस्था है। फिर बाल्यावस्था को दो भागों में, यानी कि पूर्व बाल्य अवस्था और मध्य बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था, मध्य बाल्य अवस्था और फिर उसके बाद किशोरा अवस्था है, इसमें आपकी बुक में मिसिंग है। क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो जब आप नियोस को पढ़े तो आप कभी भी इस गलतफहमी में मत रहना कि नियोस में कंटेंट पूरा है। बहुत सी किताबें जो आप मार्केट में देखेंगे उस पे नियोस के नाम का लेबल लगा के बहुत कुछ दावे किए जाएंगे, पर जब तक आप खुद अपने हाथों से नियोस को नहीं पढ़ोगे और आप इस वीडियो को अगर फॉलो करते हो अपनी इच्छा से, तो आपको बहुत सारी अधूरी चीजें जो नियोस में नहीं है और जो गलत है वो भी मैं आपको करेक्ट करवाऊंगी। तो अब ध्यान करें हिंदी वाले बच्चे। एक बार मैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को इंग्लिश में बता दूं। इन्फेंसी है आपका, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट है, और मिडिल को इन्होंने लेटर चाइल्डहुड बोला हुआ है। उसके बाद एडोलेसेंस वाला पार्ट जो है ये यहाँ से मिसिंग है। एडोलेसेंस के पार्ट के काफी क्वेश्चन आते हैं। एडोलेसेंस को लेकर बहुत सारी थियरीज है, जैसा कि आप लोगों का यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर जो एरिक्सन का काम है, और उस काम को आगे बढ़ाकर जो आइडेंटिटी की अलग अलग टाइप्स वगैरह दे रखी है जो कि जेम्स मार्सिया ने दी, वो सारी चीजें आप लोगों को नहीं मिलेगी नियोस में, लेकिन हाँ पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्या है बेटा, यहाँ पर जो आपका शैशवावस्था का पार्ट है ये अधूरा है। इंग्लिश वाले के अंदर ये पूरा दे रखा है। इसके अंदर जो भी भाग होता है, जैसे मान लीजिए आपने शैशवा अवस्था लिखा, इन्फेंसी को लिखा, तो इसके अंदर आपको इनके सभी डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर जितने भी आपके डोमेन्स बन रहे हैं वो सारे के सारे मेंशन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आपका फिजिकल, यानी कि शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ना लिखा होगा कि बच्चे का जन्म के समय भार कितना होगा, बच्चे का लंबाई कितना होगी, वो बच्चे का परसेप्चुअल डेवलपमेंट किस प्रकार का होगा। तो ये पार्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। केवल फिजिकल का ही नहीं बल्कि बाकी वाले पार्ट भी नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, वो तो फिर भी आप अपने से थोड़ा बहुत कर लेंगे क्योंकि आपने प्याजे पढ़ा हुआ है। तो इन्फेंसी में प्याजे जो कह रहे हैं तो वो आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि इसी बुक में से बनकर आते हैं तो इस बुक का कंटेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद है यहाँ पर आप लोगों का साइकोसोशल, साइकोसोशल यानी कि मनोसामाजिक विकास। उस मनोसामाजिक विकास के अंदर जहां से क्वेश्चन आता ही आता है
वो एंजाइटी को लेकर क्वेश्चन आता है कि बच्चों में अजनबी दुश्चिंतता, यानी कि जिसको हम स्ट्रेंजर एंजाइटी कहते हैं, बच्चों में सेपरेशन एंजाइटी जो कि वियोग दुश्चिंतता है, ये वाला पार्ट आप लोगों को इंग्लिश की बुक से ट्रांसलेट करके करना होगा। मेरे साथ अगर आप जुड़ते हैं, चाहे आप पेड कोर्स में जुड़े या आप मेरे साथ की क्लासेस के लिए जुड़े, आप लोगों को सभी चीजें वहां पे पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। नियोस की बुक हमारे लिए एक तरीके का ना गाइडिंग फोर्स है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हाँ ये पार्ट मेंशन करा है, अब इस पार्ट को मैं पूरा कंप्लीट कर लूं और जहां पे गलत लिखा हुआ है उसको मैं सुधार लूं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। और मेरे साथ आज आप लोग जो शुरू कर रहे हैं उसमें आपकी ऐप की ये रिवीजन क्लासेस वगैरह होंगी। तो यहाँ पर मैं जो भी आप लोगों को जिन पार्ट्स को डील करूंगी, तो अभी हमारा जो है ब्लॉक नंबर फर्स्ट 506 का चलेगा और यही चाइल्ड डेवलपमेंट का मॉड्यूल है। 3 मॉड्यूल मैंने आप लोगों को बोले हैं, एक आपका बाल विकास का होगा, एक आपका पेडागोजी, आप जिसको शिक्षण शास्त्र बोलते हैं वो वाला पार्ट होगा, और एक पार्ट होगा आपका एजुकेशन का। नियोस में से कितना कंटेंट लेना है, कैसे एलैबोरेट करना है, वो आप लोग इस समय यहाँ पर भी क्लासेस में सीख जाएंगे। चलिए अब मैं क्वेश्चंस आपको दिखा दूं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। देखिए, आप में से ना बहुत से बच्चे वो होंगे जो बच्चे शायद पहली बार मेरी क्लास देखें। तो बेटा आप लोगों ने अभी जो सीडीपी पढ़ा था वो सीटेट का सीडीपी पढ़ा होगा। ये जो DSSB का पीआरटी का है, ये इसके बराबर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका जो लेवल होता है वो अच्छा होता है। इनमें आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलते हैं सीटेट के अंदर, उसमें से 4 में से कोई एक विकल्प आपको चुनना होता है। यू सिलेक्ट 1 ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शन। और या तो इसके अंदर अगर थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा बन जाता है तो यहाँ पर AR कथन और तर्क वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन जब हम DSSB पीआरटी का करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन किस किस रूप में आते हैं, एक तो वही जो आपका रेगुलर स्टाइल है 4 में से 1 वाला, ठीक है, फिर इसी के अंदर से नॉट वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसी के अंदर आपका मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन का क्वेश्चन आ जाता है, और इसी में आपका A/R का क्वेश्चन आता है। A और R के जो क्वेश्चन है वो आपके 2019 में काफी आए थे, 2022 में आपके ज्यादा MSO है, और ये रेगुलर स्टाइल और नॉट वाले कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। तो जो आपने सीटेट में पढ़ा था उससे थोड़ा एडवांस लेवल का है। टॉपिक्स का नाम जरूर आपका मैच करेगा, लेकिन अगर आप सोचे कि जो मैच कर रहा है नाम और लेवल ऑफ क्वेश्चंस, तो नाम ही मैच करता है, लेवल नहीं करता है। अब एक बार क्वेश्चंस पे निगाह डालते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। देखिए बच्चे, जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो इसके अंदर मैंने 2 बातें लिखी है, एक अर्ली चाइल्डहुड की और एक मिडिल चाइल्डहुड के साथ, अर्ली चाइल्डहुड का इनफैक्ट क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है कि बचपन के अंदर, यानी कि ये अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बचपन, यहाँ पे बच्चों को परियों की कहानियां और जानवरों की कहानियां सुनना पसंद होता है। अब यहाँ पे कथन 2 आपकी बुक में से नहीं लिया गया है, ये मैंने खुद बनाया है। क्यों? क्योंकि जब आप नियोस को फॉलो करोगे तो बेटा इसमें एक प्रॉब्लम ये होगी, ये किताबें बहुत पहले लिखी गई, इसमें कंटेंट को कभी ना रिवाइज किया गया है, ना ही उसको कभी करेक्ट किया गया है, शायद प्रूफ रीडिंग हुई या मिस हो गई है, और जो नया वाला कंटेंट है वो आपको खुद करना है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन यूं बनाए हैं कि कुछ लाइनें नियोस की लेकर और उसको नए कंटेंट के साथ अपडेट किया है, कई जगह बिल्कुल ही इसकी लाइनों को ऐसे घुमाया है कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। पढ़ तो चुके ही हैं आप लोग एप्लीकेशन के ऊपर, तो देखते हैं। तो बचपन में अगर बच्चों को ये कहानियां परियों की पसंद है, इसी के हिसाब से हमारी NEP 2020 कहती है, जहां पे इन्होंने सबसे ज्यादा जोर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को दिया है कि इन वर्षों में पाठ्य पुस्तकों के बजाय इसी प्रकार की जो हमारी फोक टेल्स होती हैं, इसी प्रकार की जो हमारी फोक टेल्स वगैरह होती है, जिसे हम कहते हैं लोक कथाएं या दंत कथाएं, लोक कथाएं,
पाठ्यक्रम का बड़ा हिस्सा बनेगी। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट मैंने बिल्कुल आपकी नियोस की किताब में से लिया है, जहां पर अर्ली चाइल्डहुड के हर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट को दिया गया है। ठीक है, तो इस उम्र के अंदर बच्चों को परियों की कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है। तो क्यों ना बच्चों के नेचर के अकॉर्डिंगली हम अपने करिकुलम में इसी वाले पार्ट को ज्यादा रखें। तो आपको पता है कि जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, उसमें कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं होती है। उसमें केवल क्या होता है, जो हमारा लोकल कंटेक्स्ट का है। यहाँ पे ध्यान रखना कि आपने जो कहानियों के बारे में आप बात कर रहे हैं, इन कहानियों की प्रकृति लोकल कंटेक्स्ट में होनी चाहिए। यानी कि जो भी आपका स्थानिक संदर्भ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि विकास अपने आप में क्या है? विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। डेवलपमेंट इज अ सोशियो कल्चरल कंसेप्ट। तो अगर ये सोशियो कल्चरल है और आप उसी कल्चर को लेकर ही चीजों को रिलेट करते हैं, तो दैट विल बी बेटर। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रख के चलना। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का बन जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और यही क्वेश्चन आपका कथन और तर्क में भी घूम सकता है। तो अगर कथन और तर्क में आएगा, तो मैंने कहा कि मैं तर्क में ये लिखकर दे देती हूँ आपको कि विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है, इसीलिए दंत कथाओं का शामिल करना खासकर अर्ली चाइल्डहुड में जरूरी है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग रूपों में बना के सेम डे जो 3 शिफ्ट का पेपर होता है, उसमें क्वेश्चन ऐसे जाते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? चलिए, सेकंड के अंदर है, छोटे बच्चों में जो डर की प्रकृति होती है वो इलॉजिकल होती है। फेस और पैर के बच्चों को डर है, और लेकिन जब जब बच्चे मिडिल चाइल्डहुड में आ जाते हैं तो इनके डर की जो प्रकृति है वो बदल जाती है, क्योंकि मिडिल चाइल्डहुड में तो बच्चा लॉजिकल हो गया। अब जब बच्चा लॉजिकल हो गया तो उसको पता है कि अंधेरे में कोई भी बाबा आके मुझे बोरे में डाल के नहीं ले जाएगा। तो अब वो बच्चा जब थोड़ा लॉजिकल हो गया है, तो क्या उसमें डर खत्म हो जाएंगे? नहीं, डर रहेंगे। डर तो इनफैक्ट हमें भी है, इस उम्र में भी डर है हमारे, क्योंकि पार्ट है लाइफ का। फियर अपने आप में एक इमोशन है, इनफैक्ट एक प्राइमरी इमोशन है। लेकिन उम्र के साथ इन इमोशंस के अंदर जो इनका नेचर है वो बदलता है। तो मिडिल चाइल्डहुड के अंदर बच्चों को डर तो लगता है, पर वो डर इस प्रकार के अतार्किक नहीं होते। वहां पर जो दोस्त है, अगर वो महफिल में उनका परिहास उड़ा दे, एंड इफ दे बिकम लाफिंग स्टॉक, दे विल बी हाईली एम्बैरेस्ड। तो बच्चों को बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मिडिल चाइल्डहुड में भी बच्चों में डर होता है, लेकिन डर की प्रकृति अलग होती है। समझ आ गया होगा आप लोगों को? तो लेटर चाइल्डहुड में यहाँ पर आपको पता हो कि वो जो डर है वो कौन से नेचर का है। ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा उनका मजाक ना उड़ जाए, इस बात का उन्हें हमेशा डर बना रहे। तो यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट आप लोगों की करेक्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम अर्ली प्री ऑपरेशनल की बात करें, जो पियाजे की 2nd नंबर की स्टेज है, तो उसमें बच्चों को खेल किस प्रकार के पसंद? बेटा, अगर आप में से कुछ बच्चे एनटीटी की भी तैयारी कर रहे हो तो ध्यान रखना, कुछ तो क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि मैं आपको बता के चलूंगी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो जो प्ले है, उसके जो टाइप्स ऑफ प्ले है, चाहे वो माइलरेट पार्टन के हो या पियाजे ने किस प्रकार प्लेस के बारे में बात करी है, वाइगॉत्स्की ने प्ले के बारे में क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर पीआरटी स्टूडेंट्स ऑल्सो। पर आपको ये लाइनें कहाँ मिलेगी? ये लाइनें आप लोगों को इसी नियोस में मिलेगी, पर ये ब्लॉक नंबर 2 में मिलेगी। जहां पर आप यूनिट नंबर 6 में आएंगे तो वहां पे कहीं लास्ट में जाके आपको दिखाई पड़ेगा कि पियाजे और वाइगॉत्स्की ने भी खेल के बारे में क्या क्या कहा है। तो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल के जो बच्चे हैं उनमें मेक बिलीव प्ले होता है, और पियाजे मानते हैं कि सेंसरी मोटर में जो शुरुआती बच्चों के जीवन के वर्ष है उसके अंदर फंक्शनल प्ले होता है, जिसमें बच्चा एक्टिविटीज को बार बार रिपीट करता है। जिसे हम कहते हैं ना प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होता है, जो बच्चे की रिफ्लेक्सेस के बाद वाली स्टेज होती है। तो इसमें भी बच्चे के प्ले है सेंसरी मोटर में, पर वो फंक्शनल है।
और प्री ऑपरेशनल में उन्होंने इसको बोला है मेक बिलीव, यानी कि एक तरीके का स्वांग खेल है जिसमें बच्चा किसी भी प्रकार से किसी चीज को कोई भी रूप दे देता है। जैसे कि इस पेन को ही मान लीजिए कोई टोपी कुछ लगा दी और उसको बोला ये बन गई मेरी जादुई पेंसिल, ये बन गया मेरा डोरेमोन का कोई गैजेट वगैरह। तो ये मेक बिलीव प्ले है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनको थोड़ा मिडिल चाइल्डहुड में आकर इमेजिनरी प्ले के अंदर जहां वो रोल प्ले वगैरह करने लगते हैं और अपने से ही चीजों को ड्रामेटाइज करने लगते हैं, बट उसके अंदर कुछ चीजों को देखने के बाद उसमें वो अपनी कल्पना को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं इनका जो खेल है वो इमेजिनेटिव प्लेस है, और ये बाकी खेलों से ज्यादा इनका ध्यान इमेजिनेटिव प्लेस पर होता है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो बोल रही हूँ मैं, और जो अगर प्ले की आप जनरल क्लासिफिकेशन करेंगे तो तब हो सकता है कि आपका आंसर मैच ना करे। नियोस को पढ़ने की एक कला है। वो कला ये है कि इनकी एक एक लाइन को पढ़ो, उस लाइन को थियरी से रिलेट करो, उस लाइन से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्योंकि वहां पेपर में सोचने का समय नहीं है। बाजी वही जीतेगा जो टाइम को मैनेज करना सीख जाए। तो यहाँ पर जो लिखा गया है वही आपका आंसर बनेगा। तो ये जो सेकंड वाली लाइन है ये एग्जैक्टली लाइन मैंने आपकी बुक से ली है, और वन वाली जो लाइन है वो बना कर दी है। तो यहाँ पर भी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद है बेटा चौथे नंबर का क्वेश्चन, ये इमोशंस को लेकर है। अब वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगी जो मैंने पहले बोली। आपको मैंने लिख कर दिया है कि बच्चों में जेलसी की फीलिंग कब आती। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। लास्ट जब ये क्वेश्चन मेरी निगाह से गुजरा है तो ये 2018 सितंबर का एनटीटी का पेपर था ऑफलाइन, क्योंकि उस समय तो ऑफलाइन ज्यादा होता था, पर 18 में पीआरटी का ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी शुरू हुआ था। तो तब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चों में ईर्ष्या की भावना कब विकसित होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद। तो आपका आंसर बनेगा 1 साल के बाद। क्योंकि क्या है 1 साल के बाद, अगर हम इस बात को ब्रिजेज के अकॉर्डिंगली लेकर चले, जिन्होंने इमोशनल डेवलपमेंट पे काम करा है इस महिला ने, तो इन्होंने दिया है कि 18 माह में ईर्ष्या की भावना विकसित होती। और अगर इसी बात को आप नियोस में देखोगे तो उसमें लिखा है लगभग 12 माह के बाद, 12 माह तक। तो आपके पास सेफ ऑप्शन क्या बना कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था 18 में भी, तो उसके हिसाब से था कि 1 वर्ष के बाद करके उन्होंने दे रखा है, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद। तो अगर हम दोनों को रिलेट करके मैच करें तो बेस्ट हमारा यही बनेगा 1 वर्ष के बाद। अब दूसरे कथन के अंदर दे रखा है कि बच्चों में ये जो भावना आती है जेलेसी की, इसमें भी कहीं ना कहीं फैमिली एनवायरनमेंट ही मेन होता है। क्योंकि इमोशंस जो है वो तो चलिए हमारे एक प्रवृत्तियां हैं, मतलब आप जानते हैं कि हर प्रवृत्ति के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है। लेकिन अब ये इमोशन कैसे एक्सप्रेस बच्चा कर रहा है वो डिपेंड करता है जो फैमिली का एनवायरनमेंट है। अगर पक्षपात का रवैया है तो बच्चों में जेलेसी की भावना आ जाती है। तो इमोशन जो है वो अपना फॉर्म चेंज करते हैं। एंड इन अर्ली चाइल्डहुड पेरेंटल फेवरेटिज्म कॉजेज जेलेसी, यानी कि जो जेलेसी बच्चों में तकरीबन 1 साल की उम्र में आ जाती है, अर्ली चाइल्डहुड तक आते आते ये काफी बढ़ जाती है, जब बच्चों में एक प्रकार की सिबलिंग राइवलरी शुरू हो जाती है और उन्हें लगता है, खासकर जो सेकेंड ऑर्डर चाइल्ड है वो तो प्यार मिलता है ज्यादा, और जो पहला वाला बच्चा है वो जब निग्लेक्टेड फील करने लगता है तो उसमें जेलेसी की भावना आ जाती है। तो यहाँ पे भी दोनों कथन आपके सही है। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 से 12 वर्ष को हम कहते हैं जीवन का अनूठा काल। उसके बाद कथन नंबर 2 के अंदर मैंने दे रखा है आपको, इस समय बच्चों के प्राकृतिक नियमों की अवधारणा बन जाती है। दोनों लाइनें मैंने आपकी बुक की उठाई है। अगर आपने बुक को गहराई से पढ़ा है तो आप आसानी से निशान लगा दोगे बोथ आर करेक्ट, पर इसको जनरलाइज मत कर लेना कि हर बार ना बोथ आर करेक्ट मेरा आंसर ठीक होगा। अभी थोड़े से क्वेश्चन आगे जाके मैंने हिलाए हैं ताकि आप इस चीज को ओवर जनरलाइज ना करें।
तो बेटा 8 से 12 वर्ष को नियोस में लिखा गया है कि ये अनूठा काल कहलाता है। बाकी आप लोगों ने अनोखा काल वगैरह अलग पढ़ा हुआ है, ये उससे अलग है। तो नियोस क्या कहना चाह रहा है उसका तर्क आपको समझना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन कथन तर्क में आ जाए पर वो लिखा नहीं होगा, वो आपको रिलेट करना होगा। इन्होंने इसे अनूठा पीरियड इसलिए बोला है क्योंकि इसमें बच्चों का जो माइंड होता है वो बिल्कुल अडल्ट्स के तरीके से लॉजिकल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं प्याजे के अकॉर्डिंगली भी कि बच्चे लॉजिकल मिडिल चाइल्डहुड में हो जाते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट में ऑपरेशनल जो चीजों को दिखाया तो उन चीजों को वो ऑपरेशनलाइज कर पाएंगे, उसको उल्टा कर सकते हैं, उसकी शेप को चेंज करके भी उनको समझ में आता है कि चीज जो है वो हिली नहीं है, उसकी मात्रा उतनी ही है, बस बाहरी स्वरूप बदल गया। तो जो भी बच्चों में रिवर्सिबिलिटी कंजर्वेशन आता है वो एक्चुअली यही तो दिखा रहा है कि नाउ दे कैन ऑपरेशनलाइज द थिंग्स इन द माइंड इटसेल्फ। बट लिमिटेशन वही है कि कॉन्क्रीट रूप में ही ऑपरेशनलाइज कर पाएंगे, उस चीजों को अब्स्ट्रैक्ट में नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही बातें सही है कि 8 to 12 इयर्स यूनिक पीरियड है। माइंड के अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो बच्चे का काफी विकास हो चुका है, वो ऑपरेशनल हो गए, उनमें कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉज बन जाते हैं। तो ये जो पॉइंट दिया है कंसेप्ट ऑफ नेचुरल लॉज, तो हाँ ये भी बच्चों में आ जाता है। नेचुरल लॉज उनको दिमाग में बैठ जाते हैं कि ये चीज का ये परिणाम निकलेगा, आग में अगर हाथ डाला है तो हाथ जलेगा। तो बच्चों को डूज और डोंट्स क्लियर होने लग जाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ 2018 में एक बार क्वेश्चन आया था कि जब बच्चों में नेचुरल लॉज की एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो ये कौन से डोमेन में आएगा। तो ये जितने भी नेचुरल लॉज वगैरह बच्चों को समझ में आने लग जाते हैं, इसे हम कॉग्निटिव या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में लेकर चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से घूम सकता है। तो जो पढ़े ध्यान से पढ़े। आज बेटा मैंने केवल 5 क्वेश्चन पे ही बंद कर रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। मैंने ये क्लास एक आपको ना नमूने के तौर के ऊपर दी है, बाकी मेहनत लगती है क्लास में क्योंकि मेरे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि मैंने आपके पिछले सालों के क्वेश्चन उठा के आपको दे दिए हैं। मैं एक एक लाइन को पढ़ाती आई हूँ, जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़े हैं उन्होंने ऐसे ही पढ़ा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये आप लोगों को क्लासेस को मैं कंटिन्यू करूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊं, अभी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो दे रही हूं, बट अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक करते हैं, आप लोग क्लास को शेयर करने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, लाइक करते हैं क्लास को और बच्चे खुद ब खुद जुड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो ज़रूर ये क्लासेस आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे लाइव मोड के ऊपर मिलेगी ताकि आप लोग भी अपने डाउट्स को रख सकें। हम क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। नमस्कार।